यूजी नीट 2025 अभी लगभग 4 ही महीने बाकी है आपके नीट एग्जाम को। अभी तक तो सबका सिलेबस खत्म हो रहा होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी इस महीने में खत्म हो जाएगा। तो ये जो 4 महीने आपके बाकी है, ये 4 महीने आपका क्रुशियल टाइम पीरियड होता है नीट के तैयारी का। क्योंकि पिछले 6-7 महीने में आपने क्या नीट की तैयारी की है, कितनी मेहनत की है, कुछ भी मैटर नहीं करेगी अगर आपने इन 4 महीने में आपका अच्छे से एफर्ट नहीं दिया तो इन 4 महीने में आपको करना क्या है, क्या चीजें फॉलो करनी है, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने खुद एक ड्रॉप लिया था, मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां हुई थी वो गलतियां सुधार कर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे मार्क लाए थे, और उसकी वजह से ही मैं आज एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। सो है एवरीवन, दिस इज यश और थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम बीजेजीएमसी पुणे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। तो रिवीजन मतलब क्या होता है? रिवीजन मतलब ये नहीं होता है कि लाइन टू लाइन पढ़ना है या फिर पन्ने पलटते जाना है। रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब होता है याद करना या फिर उसे दोहराना। जो भी पार्ट आपको, मान लो आपको एक चैप्टर रिवाइज करना है तो उसे खोलो, पार्ट आपको रिवाइज करना है उसको ढक दो, उसको याद करने की कोशिश करो। अगर याद नहीं आ रहा तो थोड़ा सा उसे देख लो, हिंट लगाओ, और फिर भी याद नहीं हो रहा है तो ही हाथ हटाकर उसे पढ़ लो, या फिर याद हो गया तो फिर आगे बढ़ जाओ। यही स्ट्रैटेजी होती है रिवीजन करने की। क्योंकि बहुत लोगों में पोटेंशियल होता है कि उनके स्कोर 650 प्लस 600 प्लस चले जाए, लेकिन उतने स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो रिवीजन की स्ट्रैटेजी जो होती है गलत फॉलो करते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होता है? तो फोटोग्राफिक मेमोरी जो होता है ना, वो यही से आता है, यही स्ट्रैटेजी ऑफ रिवीजन फॉलो करने की वजह से। क्योंकि जब आप आंख बंद करोगे ना तो आपके आंखों के सामने वो पन्ना दिखने लगेगा। यही चीज आपके साथ होगी जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तब। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि पिछले 10-20 साल के अगर आप नीट के पेपर देखोगे, ठीक से एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस एज इट आ रहे हैं, कुछ माइनर चेंजेस उनमें होते हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू हर चैप्टर का आपको सॉल्व करना है। 2010 के आगे के जो भी पीवाईक्यू है वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आंसर नहीं रटने हैं, आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उनको अच्छे से समझना है। थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स बहुत लोगों को टफ जाता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी चैप्टर अगर आप फिजिक्स का रिवाइज कर रहे हो तो आपके पास उसकी एक फॉर्मूला लिस्ट बनी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला लिस्ट इन केस ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के 130 टू 135 मार्क्स आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में ही आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा होते हैं। और फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद हो सब चैप्टर्स के तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप फॉर्मूला लिस्ट नहीं बना पा रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एमटीजे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन वाइज फॉर्मूला लिस्ट दी होती है। और एक चीज याद रखना कि फॉर्मूला मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिखना नहीं होता है, उसके बाजू में आपको उसका इंपॉर्टेंस भी लिखना है। जैसे कि अगर एक फॉर्मूला आपको एग्जांपल देता हूं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 एंड m2 क्या होता है? मासेस। लेकिन R मतलब क्या होता है? R मतलब नॉट अ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको अपने लैंग्वेज में लिखनी है, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। मैं नहीं बोल रहा कि इंग्लिश में लिखो, आप मराठी में लिखो, आप हिंदी में लिखो, लेकिन वहां पे लिखो जो आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है। उसके बाद आता है टेस्ट। अभी तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, लेकिन बाद में आपको फुल टेस्ट देनी पड़ेगी। तो याद रखना कि हर एक टेस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आपकी गलतियां सुधारने का। आपकी गलतियां आप सुधार सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए हर एक टेस्ट का अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज कैसे करना है? सबसे पहले आपको 2 नोटबुक बनानी है। एक नोटबुक के आपको शुरुआत के 2-3 पन्ने छोड़ देने हैं, बाद में आपको एक हेडिंग लिखना है टेस्ट नंबर 1। जैसे मान लो आपने एक टेस्ट दिया तो सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं और वो क्वेश्चंस किस कंसेप्ट से गलत हुए हैं वो देखना है। बाद में आपको 2 ब्लॉक बनाने हैं, वहां पे एक ब्लॉक में लिखना है कंसेप्ट और दूसरे में लिखना है टाइप ऑफ मिस्टेक। तो जिस कंसेप्ट से भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वहां पे आपको लिखना है उस सब्जेक्ट का।
बाद में टाइप ऑफ मिस्टेक में आपको मिस्टेक लिखनी है कि किस तरह की मिस्टेक आपने वहां पे की है। जैसे आपने पढ़ने में गलत किया है, जैसे इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ा है, तो लिखो वहां पे कि मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ा है, मैंने रेशो उल्टा लिखा है। ये जो आपकी गलतियां है वहां पे आपको लिखना है। दूसरी जो आपने नोटबुक बनाई है, वहां पे हर एक पेज पे आपको एक हेडिंग देना है, चैप्टर का नाम। जैसे कि एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक चैप्टर है, तो ऊपर मैंने हेडिंग लिखा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नीचे आपको सिर्फ कंसेप्ट लिखना है कि किस कंसेप्ट से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। और बाद में जब आप बहुत सारे टेस्ट दे दोगे तो हर एक चैप्टर के बहुत से कंसेप्ट आपको वहां पे दिखेंगे जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, और ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपको फुल टेस्ट देने में। फुल टेस्ट हम जब देते हैं तो हमें वहां पे पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो आपको क्या रिवाइज करना है, आपको यही सब कंसेप्ट रिवाइज करनी है जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, आपके इजीली मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और वहां पे भी आपका अगर कोई नया कंसेप्ट से क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लिख लो, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको बाद में काम आने वाले हैं। अगर इस तरह से आपने एनालाइज किया तो मैं 100% श्योर हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आता है मोटिवेशन, क्योंकि ये जो मैंने सब चीजें बताई है उन्हें करने के लिए तो आपको मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन कहां से आएगा, तो सबसे पहले तो आईने में जाकर देखो, आप खुद ही अपने सबसे बड़े मोटिवेटर हो। आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई बहन हो, आपके चाचा चाची हो, वही आपके सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। तो किसी यूट्यूबर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके मम्मी पापा को एक रोज फोन करना है और उनसे बात करनी है, आपका स्ट्रेस इजीली रिलीफ हो जाएगा। ये जो सब मैंने चीजें बताई है वो रोज फॉलो करो। अभी 4 महीने आपके पास बाकी है। सबको ऑल द बेस्ट, सबकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। यही सब चीजें फॉलो करो, अच्छे से टेस्ट को एनालाइज करो, सब टेस्ट अच्छे से दो, मार्क आपके इजीली इंप्रूव हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो 4 महीने सफिशिएंट होते हैं आपको मार्क इंप्रूव करने के लिए, 600 650 प्लस लाने के लिए। अभी से शुरुआत कर लो, टाइम मत वेस्ट करो और खुश रहो, सलामत रहो।